हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो मैं सीरीज लेके आया हूँ यूपीएससी की जो है जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, उसकी मैं एक सीरीज लेके आया हूँ। तो देरी ना कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, इस सीरीज में मैं उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा जो क्वेश्चंस आपके यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं करने वाला जो क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं, मैं उनकी चर्चा करूंगा जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कहीं भी ना जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और बने रहने का बेनिफिट आपको मिलेगा। 100% के साथ मैं कह रहा हूँ, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते हैं या इस चैनल को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे बच्चे सीरियस हैं और वो आने वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो देरी मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बात तो ये है, जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसका उत्तर भी नीचे दिया रखा है। तो हाल ही में अमेरिका ने जो है भी H1 वीज़ा जो है वो धारकों को क्या कर दिया है, बैन कर लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे जो है हाल ही में ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पुटअप किए जा रहे हैं। H1B वीज़ा धारक क्या होते हैं? तो H1B वीज़ा धारक ये जो है जारी तब किया जाता है, कोई अमेरिका में पर्सन जो है काम करने जाता है, वो कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री रखे है या उच्च स्तर की डिग्री रखे हैं, तो उसको अमेरिका में 6 साल के लिए एक प्रकार से अधिकतम 6 साल, पहले साल 3 साल के लिए होता है और अधिकतम सीमा इसे 6 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 साल तक का वो वहाँ पे काम कर सकता है। जैसे कोई इंजीनियर्स है या डॉक्टर्स है या कुछ है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। यदि चाहें तो 6 साल से ज़्यादा के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है अमेरिका में। यदि अमेरिका में बाई चांस कोई अच्छा डॉक्टर है, तो अमेरिका थोड़ी चाहेगा कि उसको जो हो वहाँ से भगा दिया जाए, तो वो H1 वीज़ा के थ्रू उसको एंट्री नहीं देगा इसी के थ्रू, लेकिन उसको वो जाने नहीं देगा। ऐसा भी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसे भगा ही देगा। तो H4 वीज़ा भी अभी आपने हाल ही में सुना होगा, तो H4 वीज़ा भी होता है। तो H4 वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है, जैसे अमेरिका में H1 वीज़ा धारक है तो उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, या इन्हीं सबको ये वीज़ा जारी किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनको जारी करने के अलावा भी बाई चांस जो इनके बच्चे हैं उनको 18 साल तक ये वीज़ा दिया जा सकता है। इसके बाद उनको हटा दिया जाता है वहाँ से उस वीज़ा के थ्रू उनको मान्यता नहीं दी जाती है। ये भी वहाँ का एक कानून है। ये सब हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह केवल आईटी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये आईटी क्षेत्र के श्रमिकों को नहीं दिया जाता है, ये 3 क्षेत्रों को लिए दिया जाता है। ये जो है डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को और आईटी क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। बट अब मन में सवाल उठ रहा होगा, आईटी क्षेत्र है क्या? आईटी क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर पर आधारित लोग काम कर रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उनको आईटी क्षेत्र बोला जाता है। सॉफ्टवेयर वगैरह से हैं या कोई इस तरह से टेक्नीशियन वगैरह का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीज़ा धारक हैं। तो ये अमेरिका में 6 वर्ष के लिए रह सकता है। तो ये बात सही है, 6 वर्ष के लिए अधिकतम रह सकता है। इस वीज़ा धारक के पहले मान्यता 3 साल होती है और 3 साल इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, सेकेंड नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। ये फर्स्ट वाला गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसमें केवल और केवल उनको आईटी क्षेत्रों के लिए नहीं है, और भी क्षेत्र हैं जिनको ये वीज़ा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। साइबर सुरक्षा को लेकर के ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर इस पर चलते हैं। देखिए, साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी नीति 2013 के तहत संदर्भ में बताइए। अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी नीति 2025 लाई गई। 2025 इसलिए लाई गई, क्यों लाई गई, इसका क्या रीज़न था? 2025 दोस्तों इसलिए लाई गई कि ये वाली जो नीति थी, इसमें
बहुत सारी ऐसी कमियां रह जाती हैं आज के हिसाब से। आज जैसे एआई का ज़माना हो गया तो ये एक्ट फेल हो जाता वहाँ पर, ठीक है, एनसीएसपी साइबर सुरक्षा नीति। तो इसलिए उस नीति को लाने की बात की गई, क्योंकि ये वाली नीति जो थी 2013 वाली, इसमें जो बातें रखी गई थी वो बाई चांस एआई के द्वारा कोई साइबर से क्राइम करता है तो उसको कैसे सज़ा देनी चाहिए, कैसे न क्या होना चाहिए, इसके लिए इसमें पूरी तरह से जिक्र नहीं था। इसलिए इसको नवीनीकरण किया गया। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 5 लाख साइबर पेशेवरों को कालबर के लिए तैयार करना है। ये मतलब 2013 वाली बात है, उस समय जो है रहा था उसके लिए ये सही बात है, ठीक है, ये उसके लिए बिल्कुल सही बात है। यह नीति जो है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के निर्माण की आधार बनी थी। नेशनल क्रिटिकल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये आधार बनी थी, बिल्कुल सही। ये भी मतलब ये एक प्रकार का मतलब इसके लिए आधार बनी थी, इसके थ्रू इसका जो है निर्माण किया गया था, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो ये भी थी, जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती थी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे है तो उसके लिए प्रोटेक्शन की बात इस वाले में की गई थी, इस नीति में की गई थी 2013 वाली में। तो ये भी बात सही है, बिल्कुल सही बैठती है। अगला पॉइंट है, यह नीति ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी के नियमन के विशिष्ट ढांचा प्रदान करती है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये 2013 के बाद ही तो आई है। क्यों? क्योंकि इसमें इसी के थ्रू तो एआई वगैरह वगैरह का जो है सब सिस्टम आया, तो ये चीज़ इस पर आधारित नहीं थी, इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता है दोस्तों। 1 और 2 जो है इसका सही आंसर बताएगा, 1 और 2, 1 2 3 भी इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है हम चलते हैं दोस्तों दे करके 3rd नंबर क्वेश्चन आ जाइए। देखिए, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिकतम 1000 मेगावाट होती है। SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है इसकी बात अभी की गई हाल ही में दोस्तों। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है? ये मतलब अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ एक 2025 में एक और कानून आया है जिसके द्वारा अब जो है परमाणु ऊर्जा विभाग को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, पूरी तरीके से 100% इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है दोस्तों। अब जो है कोई भी आदमी जो है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कोई भी कंपनी भारत की या विदेश की 100% निवेश कर सकती है। उसकी भागीदारी जो रहेगी वो 100% रहेगी। पहले 49% हुआ करती थी, अब जो है पूरी तरह से इसको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है। उसके लेकर के ये कानून आया था, उससे एक संबंधित ये प्रश्न है। अभी हम उस कानून के बारे में थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसकी अधिकतम क्षमता 1000 मेगावाट दोस्तों नहीं रखी गई है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि ये वाले जो फैक्ट्स हम बता रहे हैं ये आपको कहीं से मिलने वाले हैं। ये वही फैक्ट हैं जो चेंजेज किए गए हैं जिन जिन चीज़ों को, तो यूपीएससी में जो चीज़ें आपको एग्जैक्ट मिलने वाली हैं वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसकी जो 1000 मेगावाट क्षमता का बात नहीं की गई। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाले जो भी आदमी होंगे, जो भी कंपनियां होंगी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, वो उनको कहा गया है कि आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को स्थापित कीजिए, भारी रिएक्टर को स्थापित करने की बात इन पे नहीं की गई है। और इसकी अधिकतम क्षमता 300 मेगावाट से ज़्यादा नहीं रखने की बात कही गई है, ठीक है। इन्हें जो है कारखानों में निर्मित किया जा सकता है। स्थापना के लिए साइट पर जो है प्रकार से ले भी जाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इन्हें मतलब कारखानों में निर्मित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। किसी भी कारखाने में इनको निर्मित किया जा सकता है और साइट पर इनको ले भी जाया जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि इस ऊर्जा संशोधन में 2025 SMR की निजी भागीदारी की अनुमति दी गई है। तो इसमें जो है निजी भागीदारी परमाणु ऊर्जा संशोधन 2025 ये वाला सही है। इसमें जो है निजी भागीदारी को जो है वो 100% में से 49% किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन पहला वाला गलत है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन
नंबर बी सही होगा। 1 2 वगैरह वगैरह ये आप तो दिखे रहेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा संरक्षण, इसी को बोलते हैं NCIIPC, ठीक है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण, ठीक है, सूचना बुनियादी ढांचा संरक्षण केंद्र। यहाँ पे देखते हैं, दिया था हमने भी बताया होगा, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन था। यहाँ देखिए नेशनल क्रिटिकल सेंटर नहीं है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर इसका जो है फुल फॉर्म था दोस्तों, ठीक है। देखिए फुल फॉर्म कोई ज़रूरी नहीं है, बट यूपीएससी में फुल फॉर्म का कोई महत्व नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके उसके बारे में थोड़ा बहुत और भी पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा संरक्षण केंद्र, ठीक है, NPCCI। 2013 के अंतर्गत इसको जो है लाया गया था। यह जो है संगठन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT 2000 के तहत आता है। तो अब ये बात 100% ट्रूथ है कि ये 2013 के बाद आया था, तो 2000 के तहत तो आएगा ही आएगा। अगला देखिए, परमाणु ऊर्जा और बैंकिंग क्षेत्र इसके महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में वर्गीकृत किए गए थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा और बैंकिंग क्षेत्र जो है 3 क्षेत्र इसके अंतर्गत लाए गए थे, परमाणु ऊर्जा और बैंकिंग क्षेत्र। एक और क्षेत्र है जिसके बारे में आगे आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। इसे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन एक प्रकार से बात की गई है, गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तो सीधे तो इसको गृह मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि माइटी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग गृह मंत्रालय के अंतर्गत तो नहीं आता है, लेकिन ये माइटी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड याद नहीं आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके थ्रू जो है ये आता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका फर्स्ट वाला ही सही होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला सही होने वाला है। तो कहीं भी मत जाइएगा और हमारे साथ बने रहिए, और आपको देखिएगा कि हम बेनिफिट आपको 100% जो है वो दिला ही देंगे। 1 मिनट, हाँ, तो ऑप्शन नंबर टिक नहीं होता तो फिर मुझे अजीब लगता है, ठीक है। एक मिनट, अब सही है, ठीक है। इसको यहाँ से, हाँ, यहाँ से हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे गए। देखिए